हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट का हिस्ट्री का पेपर 2022। क्वेश्चन है किस प्रमुख शिलालेख में अशोक ने धम्म का वर्णन किया है। तो ए में है ऑप्शन में वृहत शिलालेख 5 का, बी ऑप्शन में वृहत शिलालेख 8 का, सी में है वृहत शिलालेख 10 का और डी में है वृहत शिलालेख 11 का। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? डी, वृहत शिलालेख 11 का अशोक ने, इस शिलालेख में अशोक ने धम्म का वर्णन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंतर्गत आता था? ए में है उज्जैन, बी में है तोसली, सी में है तक्षशिला और डी में है सुवर्णगिरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, तोसली में। तो अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंतर्गत आता था? तोसली प्रांत के अंतर्गत। अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र की राजधानी तोसली थी। कहाँ थी? तोसली में थी। विशेष तथ्य, मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। किसमें विभाजित था? प्रांतों में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय संभवतः 4 प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत विद्यमान थे। कितने प्रांत थे अशोक के समय? 5 प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय प्रांत को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में चक्र कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों से निम्न प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। तो इसमें क्या है कि अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था मौर्य प्रशासन में, और अशोक के समय 5 प्रांत थे। मौर्य प्रशासन में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों से कौन कौन से प्रांत के नाम होते हैं हमें ज्ञात? तो उन प्रांत के नाम हैं उत्तरापथ। उत्तरापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैन थी। प्राच्य यानी कि मध्य देश में जो था प्रांत, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और कलिंग की राजधानी तोसली थी। इस प्रकार 5 प्रांत थे अशोक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त वर्णित अशोक के कलिंग विजय से संबंधित अवतरण किस शिलालेख से संबंधित है? तो ये कौन से शिलालेख से संबंधित है? तो 13वें वृहत शिलालेख में, 13वें वृहत शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख 13वें वृहत शिलालेख में किया गया है। अशोक का सबसे बड़ा लेख है 13वां शिलालेख। क्या है ये? अशोक का सबसे बड़ा लेख है। इसमें अशोक धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताता है और कहता है कि 600 योजन यानी कि 1500 मील तक की धम्म विजय है, जिसमें 5 यवन राजा तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी प्रमुख है। इस शिलालेख में अशोक आठविक जनजातियों को धमकी भी देता है कि वे धम्म का मार्ग धरें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी व्यक्तिगत आस्था के रूप में बौद्ध धर्म अंगीकार किया। कौन सा धर्म अंगीकार किया? बौद्ध धर्म, जिसका वर्णन है ए में है तराई लेख में, बी में है वृहत शिलालेख 13 में, सी में है भाब्रू बेराट शिलालेख में और डी में है वृहत शिलालेख 5 में। तो इसमें सही ऑप्शन है सी, भाब्रू बेराट शिलालेख में अशोक ने अपनी व्यक्तिगत आस्था के रूप में बौद्ध धर्म अंगीकार किया है। राजस्थान के जयपुर में भाब्रू या बेराट शिलालेख बीजक की पहाड़ी से 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक के 2 प्रस्तर लेखों की खोज की और कनिंघम ने इसे कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया था। इसको भाब्रू बेराट शिलालेख को, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा त्रिरत्नों बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है और 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की सूची मिलती है। संभवतः लेख पुरोहितों को संबोधित है। अशोक के व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था का सबसे सबल प्रमाण इसी शिलालेख में उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया। इन दोनों को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों को कहा जाता है भेरी घोष और धम्म घोष। क्या कहा जाता है इसे? भेरी घोष और धम्म घोष कहा जाता है। अशोक ने सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया था। उस नीति को भेरी घोष और धम्म घोष नाम दिया गया। अशोक ने चतुर्थ वृहत शिलालेख में उत्कीर्ण करवाया है कि उसकी धम्म नीति के कारण धर्म अनुशासन बढ़ गया है। जो पहले भेरी घोष था अब वह धम्म घोष में बदल गया है। धर्म अनुशासन ही अच्छा काम है, इसके लिए व्यक्ति का शीलवान होना जरूरी है। इस धर्म अनुशासन का ह्रास न हो अपितु इसमें सदैव वृद्धि हो।